Hello there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on electrostatics. ओके, थियोरेटिकली अपन लोगों का ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है. ठीक, तो आज के लेक्चर में अपन लोगों को थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइंड कर लेते हैं. पीछे अपन लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने पढ़ा था गॉस लॉ. ठीक, गॉस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज. ठीक है, किसी भी एनक्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स आपका उसके अंदर जो होगा फ्लक्स उसका होगा. ठीक है, तो आज हम लोगों को गॉस लॉ पे ही बात करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिग्निफिकेंस. ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है. उसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे इसकी चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो 3 टाइप का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था उसके बारे में. वो उसके बारे में राइटिंग करनी है उसकी थोड़ी सी. और सबसे लास्ट पढ़ेंगे जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. तो उसमें 3 डेरिवेशन छोटे छोटे से 2-3 लाइन के, तो उनको ख़त्म करेंगे आज, है ना. तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस में. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ. देखो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो टॉपिक है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिग्निफिकेंस, ये बोर्ड के लिए तो ठीक है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये. ओके, यदि आपसे कोई गॉस लॉ पूछता है तो उसमें आप यदि 1-2 लाइन इसके बारे में भी डिस्कस कर दो सिग्निफिकेंस के बारे में, तो आपको इम्प्रेशन अच्छा जाएगा. बट ये यदि मैं बात करूँ कि नीट और जेईई के लिए, तो इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला. बस इसमें जो बातें कही हैं उनको अपने को माइंड में रखना है. ठीक है, क्योंकि ये बताता है सच्चाई की गॉस लॉ की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. ओके, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट पढ़ते हैं अपन लोग. ठीक है, सबसे पहला सिग्निफिकेंट क्या है कि दिस लॉ इज ट्रू फॉर ऑल enclosed surfaces. ठीक है, किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, बस वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? एनक्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए. बस इतनी कंडीशन है. यदि ऐसी कोई कंडीशन है, यदि कोई ऐसी सरफेस है जो एनक्लोज्ड है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो, मतलब शेल हो, या फिर सिलेंडर हो, वो भी चलेगा, या फिर आपका कुछ भी हो. ठीक है, मेन मुद्दा क्या है? एनक्लोज्ड होनी चाहिए. ठीक है, ओके, आगे देखें. तो आगे आप लोग क्या देखेंगे कि सरफेसेस यूज इन गॉस लॉ आर कॉल्ड, मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, गॉसियन सरफेसेस. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो सरफेसेस हम यूज़ करते हैं गॉस लॉ के एक्सपेरिमेंट्स में या प्रैक्टिकल्स में, एप्लीकेशंस में, तो उन सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेसेस. ओके, आगे देखते हैं. ठीक है, आगे क्या है? द चार्ज may be distributed at anywhere inside the Gaussian surface. ठीक है, जो चार्ज आप यूज़ कर रहे हो डेरिवेशन में, या जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका फॉर्मूला था phi = Q/ε0, तो जो Q है वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही होगा. ठीक है, बाहर वाला हम नेगलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ
या आगे वाले भी लिख देता हूँ, चार्ज आउटसाइड टू द सरफेस प्रोड्यूस नो फ्लक्स। वैसे फ्लक्स तो वो प्रोड्यूस करेगा लेकिन उस सरफेस के अराउंड नहीं है तो उसमें यूज नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ प्रोड्यूस, नो फ्लक्स लिखना गलत होगा, टू द सरफेस, क्या मैंने बोला है, चार्ज आउटसाइड टू द सरफेस नेवर कैलकुलेटेड, या कंसीडर भी लिख सकता हूँ, इन दिस लॉ। ठीक है, बाहर के चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन चार्ज को नहीं करेंगे, फील्ड को जरूर करेंगे। ठीक है, याद रखना। अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है हमारा वो यही होगा। इसको उतार लो चारों को फटाफट। ठीक है, मैं उतार रहा हूँ, हटा रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the surface। आप सरफेस का मतलब जान रहे हो, कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस, will be due to all charges। ठीक है, will be due to all charges outsiders प्लस इनसाइडर्स। ठीक है, बाहर का हो या अंदर का हो, सरफेस के बाहर का हो या अंदर का हो, चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चारों सब चार्जेस की वजह से देखी जाएगी। लेकिन यदि आप गॉस लॉ यूज़ करोगे तो उसमें चार्ज कौन सा लोगे, केवल और केवल सरफेस के अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला नहीं लेने वाले। क्लियर हो गया? बहुत सही। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कोई खास ज़्यादा है नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। ठीक है, तो ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस इसके अलावा है नहीं। यदि कुछ होंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इनके 5 के अलावा कोई खास सिग्निफिकेंट हैं, हम करते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं 2-3 और फालतू के, लेकिन वो कोई खास है नहीं। ठीक है, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अच्छा, जो गॉस लॉ है वो हर चीज़ के लिए है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमें वाइड रीजन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बैचलर डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या नाम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे 11th-12th के और जेई नीट के लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। तो जेई नीट में भी हवा नहीं आता, सिलेबस का ही आता है सब कुछ। ओके, तो सिलेबस को ही अच्छे से रिवाइंड कर लेंगे, उसी में जेई नीट हो जाता है। वहाँ पे कुछ पंचायत करके अच्छे से मतलब क्या बोले कि भाई इतना तगड़ा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो अपने को सब सिलेबस टू द पॉइंट रखना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है उस पॉइंट को। ओके, तो इनको उतार लो, आप 5वें को भी उतार लो, और उसके आगे सिग्निफिकेंट मैंने आपको समझा दिए क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आपका चार्ज कहीं पर भी हो सकता है गॉसियन सरफेस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पर ही रहे। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। ओके, उन कंडीशन का आप क्या करते हैं, फंक्शन बना के इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जनरली हमारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल देयर शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ ऑन जेई नीट एग्जाम, तो वी शुड बी टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चन। ओके, अच्छा चलो, तो उन क्वेश्चन को अपन लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए अपन लोग सिलेबस को ख़त्म करते हैं, चैप्टर की थ्योरी को ख़त्म करते हैं, ताकि हम केवल और केवल आगे आने वाली 2-3 लेक्चर्स में इसके न्यूमेरिकल पे ही फोकस करें। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल अपने को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे का टॉपिक। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक है वो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वह का नाम है
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे सिलेबस में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमें वहाँ पे फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, या कंडीशन कुछ ऐसी होंगी जिसमें हम फंक्शन बना सकें। लेकिन फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है, जो बोर्ड के हिसाब से है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी पर फोकस करते हैं फिलहाल के लिए। और हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इतना लाइन क्या लिखना है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा। ठीक है, अब देखो इसको क्या होता है, कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, वायर मतलब बहुत पतली चीज़, लंबी है लेकिन पतली है। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम वायर बोलते हैं जो बहुत लंबी होगी और बहुत पतली होगी। उसका रेडियस, उसका रेडाई बहुत ही छोटा होगा, उसका सर्कमफ्रेंस बहुत छोटा होगा, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होगा, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो ऐसी चीज़ को हम वायर बोलते हैं। तो यदि कोई वायर है तो उसके पास क्या होती है? उसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलमोस्ट 0 है, तो अपन लोग उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। उसके पास क्या होती है? लेंथ। क्या होती है? लेंथ। अब यदि मैं इस वायर को क्या कर दूँ? चार्ज कर दूँ। क्या कर दूँ? चार्ज कर दूँ। ठीक है, अब मैं इस पर कोई क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? ठीक है, क्यू चार्ज दे दिया। यदि मुझे इसके एक छोटे से एरिया पे, बहुत ही छोटे से एरिया पे चार्ज देखना है तो कितना चार्ज है? इसकी लेंथ कुछ x है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? x है। अब इस लेंथ पे मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी चार्ज देखना है कि कितना चार्ज है, तो मैं कैसे बता सकूँगा? ठीक है, तो उसी की कंडीशन निकाली गई कि इस x लेंथ के लिए भी हम पता कर पाए कि कितना लेंथ, कितना चार्ज इस पर होगा। यदि मैं इसको QX बोलूँ, इस पर QX चार्ज है, तो कितना होगा? Q/L इंटू एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। इसी Q/L को नाम दिया गया लैम्डा। क्या दिया गया? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा का मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी। यहाँ से मुझे ये वर्ड सही करना होगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ से। ठीक है, टॉपिक सही है लेकिन लैम्डा सही लगाना नहीं है ना, तो इसलिए मैंने उसको सही कर दिया। टॉपिक फिर भी सही था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जब भी एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, लैम्डा। और उसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इन अ वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें नहीं लिखने वाले हो, जो मैंने ये लिखे हैं ये चीज़ें नहीं लिखने वाले हो। ओके, आप क्या लिखने वाले हो? बस ये Q/L। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लैम्डा क्या होगी? कूलम/मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो दिस विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ना? ओके, ना दूसरी देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखो इसके 3 नाम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के 2 नाम और है, एरियल चार्ज डेंसिटी, सुपरफिशियल चार्ज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है, तो घबराना ही है वहाँ पे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था। हाँ, तो सिग्मा क्या है? इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई एक सरफेस है डेरिवेशन भी करने में, जैसे यहाँ पे वायर का डेरिवेशन होता है और वायर का मैंने बताया ना एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक आपको प्लेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसका? प्लेट का। ठीक है, तो प्लेट का यदि मैं इस पर कोई क्यू चार्ज दे देता हूँ, कितना चार्ज? क्यू, और इसका एरिया है ए, कितना है? ए, तो इसका सिग्मा कितना होगा? क्यू डिवाइडेड बाई ए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, जो इसमें क्यू होता है वो टोटल चार्ज होता है इस पर, तो यदि सिग्मा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, और लास्ट है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हो, वॉल्यूम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। ठीक है, और ये क्या होगा? सीधी सी बात है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन आई तो कूलम पर मीटर, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी आई तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। ओके, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई तो कूलम अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो हमको पढ़ने हैं वो इसके और इसके डेरिवेशन पढ़ने हैं, पहले और दूसरे के। तीसरे के हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले और दूसरे के पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि हमारा जो हमारा गॉसियन सरफेस होती है और गॉस लॉ होता है, उसमें क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स में क्या यूज़ होता है? फ्लक्स में क्या यूज़ होता है? हमारा एरिया। ठीक है, फ्लक्स में क्या यूज़ होता है? एरिया। वॉल्यूम यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमें सेकंड पढ़ना है। और फर्स्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम एक वायर लेने वाले हैं। ओके, हम एक वायर यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें लेंथ की प्रॉब्लम होगी, तो लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखो, उतार लो इनको फटाफट, उतार लिया। चलिए, उतारने का प्रोसेस मैंने पहले ही बताया हुआ। स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। चलिए आगे लिखते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? तो हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं, और डेरिवेशन का जो मेन हेडिंग रहेगा हमारा, वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन के नाम पे हमें 3 डेरिवेशन करने हैं, एक वायर का, ठीक है, एक प्लेट का, और एक करना है हमें शेल का। ठीक है, खोखला शेल जो स्पेयर होता है ना, एक खोखला, तो उसका डेरिवेशन करना है। तो हमें 3 डेरिवेशन करना है, उनको देखना है, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। ठीक, तो उनको देखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहला उसमें डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहला क्या है भाई कि अच्छा, फ्लक्स का यूज करके हम गॉस लॉ का यूज करके फाइंड क्या करते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ डेरिवेशन कराने से पहले। उतारना नहीं है उसको, केवल समझना है। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास 2 है, एक E इंटू ए है ना, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? E इंटू ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं, और फील्ड निकालने की कोशिश यहाँ से करते हैं। देखो, यहाँ पे एरिया हमें पता है क्योंकि बॉडी हमारी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है क्योंकि हमने मीडियम में कहाँ डाला है हमें पता है। और चार्ज हमने दिया है तो हमें पता है ना। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बहुत ही आसान चीज़ मिल जाती है। ठीक है, कई बच्चों का क्वेश्चन होना चाहिए था ये, या शायद कुछ का हुआ भी होगा, पूछा नहीं होगा कि फील्ड हम कैसे निकालते हैं। तो फील्ड हम यहाँ से निकालते हैं प्रभु। ठीक है, हमारे पास सब कुछ चीज़ें, हम यहाँ से फील्ड
बड़े आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे फर्दर यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। ओके, तो अपन लोग का यही प्रोसेस होने वाला है कि एक बार ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे फ्लक्स को, दूसरी बार ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू, फील्ड की। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमारा डेरिवेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू infinitely long charged wire। क्या डेरिवेशन में फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फाइंड करने का है, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, ऐसा वायर है जो, सॉरी, इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है। इन्फानाइटली मतलब काफ़ी लंबा है, अपने को नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और चार्ज है मतलब उस पर हमने कोई चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा हमने वायर एक लिया है। ओके, तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन जब भी लिखना होगा, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, बोर्ड के लिए जब भी डेरिवेशन लिखते हो तो आप एक थ्योरी लिखते हो कि लेट अस कंसीडर, ये सब चीज़ें लिख देते हो कि लेट अस कंसीडर अ वायर of length L, okay, and charge density lambda, ठीक है। लैम्डा लिया है तो मतलब कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ओके, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट P at a distance R from wire, ठीक है, where we have to find electric field, ठीक है। देखो पहला डेरिवेशन है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का, और गॉस लॉ के ऊपर पहला डेरिवेशन है, इसलिए मैंने आपको इसकी थोड़ी थ्योरी भी लिखा दी 3-4 लाइन। अगला जो दो डेरिवेशन होने वाले हैं उसमें मैं केवल आपको क्या दिखाने वाला हूँ, दोनों का केवल और केवल ओरली बोल दूँगा थ्योरी को, ठीक है। आप स्लो करके लिख भी सकते हो, नहीं तो हाँ। तो हमने एक वायर माना है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनफाइनाइटली लिखा है, यहाँ पे लेंथ L ले ली, समझ जाओगे क्यों लिखा है। ओके, फिलहाल के लिए एक वायर ले लो जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, ओके, जिस पे कोई चार्ज है लेकिन उसकी चार्ज डेंसिटी पता है, मुझे चार्ज नहीं पता। देखो मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, लेकिन मुझे क्या पता है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता है। ओके, अब इससे कोई r डिस्टेंस पर, ओके, ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी फाइंड करनी है। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, है क्या, चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मान ली एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, इतना ही यहाँ पे, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है L और इसकी रेडियस क्या है R, ठीक है। तो देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड E net at point P, let us assume a Gaussian surface, a Gaussian cylindrical surface of radius R and length L, ठीक है।
इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, लेट अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली जिसकी रेडियस r है और जिसकी लेंथ l है, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, थ्योरी खत्म, थ्योरी उतार लो फटाफट, मैं हटाने वाला उसको, पोज मारो, करो, ठीक है। 2 लाइन का डेरिवेशन है, 5 लाइन की थ्योरी होती है, ओके। तो देखो भाई, हाँ तो देखो जरा, देन जरा मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, देन 5P कितना होगा, E इंटू एरिया, है ना, E इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेने का अपने को, है ना। तो सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी सरकमफ्रेंस 2πr इंटू इसकी लेंथ, हाँ या ना, जल्दी बोल दो, हाँ या ना। सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया लेंगे ना, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया लेंगे, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी सरकमफ्रेंस, ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस कितनी वैल्यू होती है सरकमफ्रेंस की, 2πr, ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, l, इक्वेशन नंबर 1, काम खत्म, हाँ या ना, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ज गॉस के हिसाब से क्या है भाई, 5P कितना होना चाहिए गॉस लॉ के हिसाब से, जितना चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी डोंट नो द चार्ज। तो इसमें इस पूरी सरफेस के अंदर चार्ज किसके पास है, इस वायर के पास, हाँ या ना, जल्दी बोल दो, इस वायर के पास है, हाँ, तो यदि वायर के पास है तो केवल और केवल वायर का चार्ज आएगा। दूसरे, यदि कोई चार्ज इस सरफेस के बाहर है तो हम उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि सरफेस से भाई कोई बाहर चार्ज है या नहीं, ठीक है, तो हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। हाँ, लेकिन यदि इसके बाहर कोई चार्ज है, क्यों, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पैदा हो रही है, तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कोई बाहर चार्ज हमने नहीं रखा हुआ है, तो केवल और केवल यही चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज बॉडी, इस वायर पे चार्ज है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, मेरे ख्याल से लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, बोल दो जल्दी, हाँ या ना, हाँ, टोटल चार्ज कितना होगा इस पे वायर पे, जितना इसका लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इंटू उसकी लेंथ, हाँ या ना भाई, अभी लिखवाया था ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, हाँ या ना, जल्दी बोल दो, चलो हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो क्यू इंटू, हमने क्यू की वैल्यू क्या रख दी, लैम्डा इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है, सेम पॉइंट पर फ्लक्स है ड्यू टू वायर, वायर की वजह से सेम पॉइंट पर फ्लक्स जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में दिखाया गया है। तो इक्वेट कर देंगे हम इनको, इक्वेशन को, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को इक्वल कर दिया, E इंटू 2πr इंटू एल, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब देखो यहाँ से L से L कट जाएगा और E की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमारी वैल्यू आ गई है, 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। बताओ भाई, सही है, समझ में आया। हमने क्या करा, हमारी एजम्पशंस क्या थी, हमने एक वायर लिया जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, ओके, जिसकी लेंथ L थी, ठीक है। अब देखो मैंने इन्फाइनाइटली वहाँ पे क्यों लिखा था, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला देखो, इस पर फॉर्मूले में कहीं पे भी L है क्या, नहीं, लेंथ से उसका मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्री, इज इंडिपेंडेंट टू लेंथ, इसीलिए इन्फाइनाइटली लार्ज कर दिया हमने, ओके, कि चाहे कितनी भी लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर हो चाहे 1 करोड़ सेंटीमीटर, ओके, या 1 करोड़ मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ, दैट्स व्हाई वी यूज द इन्फाइनाइटली लार्ज वायर, ओके। नाउ अपन लोग क्या कर रहे थे भाई, कि एक वायर लिया था लेंथ L का, एक रेडियस R, हमने एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया जिस पर हमें क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो अपन लोगों ने कुछ नहीं करना, एक सिलेंडर मान लिया, क्योंकि ये एक वायर है तो सिलेंडर शेप का ले लिया, ओके, सिलेंड्रिकल शेप ले ली, एक R रेडियस की, L लेंथ की,
और हमने उसका सरफेस एरिया देखा तो 2πr आएगा उसका सरफेस एरिया, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कोई होगा, हमें नहीं पता कितना है, फाइंड करेंगे, उस ई की मल्टीप्लाई कर दी तो हमने फ्लक्स पी ले लिया पॉइंट पी पर। ओके, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है A × A। हमने यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। कितना है, 0। याद रखो ये एरिया जो है वो कौन सा है, एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया इज अ एरिया वेक्टर है। ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना था, ये सरफेस होगा, ओके ऐसे होगा, और इस पे सरफेस एरिया पे आप एंगल कैसे बनाओगे, सीधा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। ओके, तो अभी अपना इतना ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है, आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2πr हो गया। अब दूसरा हमने गॉस लॉ के थ्रू रखा है। गॉस लॉ क्या बोलता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज देखा हमने λ/L, चार्ज बता दो मैंने λ/L आ गया है, और दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड दैट कम्स टू 1/2π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज वायर। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाफट हटाओ। चलिए, यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं हमेशा डाउट क्लियर करने चाहता हूँ, मेरे कोई डाउट ना रहे मेरे लिए, मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ। यदि किसी का डाउट रहेगा तो फ्रिक्वेंटली मेरे से कोई फ्रीली बिना किसी परेशानी के मेरे से आपको व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है उस चीज़ के लिए। क्योंकि देखो भाई, फिजिक्स में डाउट ना हो इसका मतलब दो ही चीज़ होती है, या तो बहुत टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, याद रखना कि फिजिक्स में डाउट नहीं, इसका मतलब दो ही कंडीशन है, या तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है इसलिए बच्चों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में दूसरी चीज़ छिपी भी है कि स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। ओके, ठीक है, ये भी चीज़ है, ठीक है। और सेकंड केस क्या है कि टीचर कैसा भी पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो उस केस में भी डाउट नहीं बनेगा क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा। ओके, तो पढ़ते रहो और डाउट पूछते रहो। मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता। ओके, तो दूसरा अपन लोग देखते हैं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाता हूँ कि मैं इतना अच्छा, बताना सब मेरे को कमेंट करके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू या एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लेट का देखो, एक चार्ज प्लेट है कोई भी, ठीक है, कोई चार्ज प्लेट है जिसका कोई भी एरिया होगा, कुछ भी कुछ होगा, मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है, मैं उसमें कुछ कंसीडर करूँगा कुछ चीज़ें, लेकिन एक चार्ज सरफेस है, एक चार्ज प्लेट है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली है। ओके, और ऐसे ही एक प्लेट की वजह से हमें फाइंड करनी है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पैदा हो रही होगी। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग एक प्लेट ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब क्या करने का है अपने को, इस पॉइंट पे कोई, यहाँ पे कोई पॉइंट भी है, उस पर अपने को फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट के अराउंड हम बेहतर क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे स्फीयर से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि काम चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उससे भी, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है उससे, लेकिन आसान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, ईजी, अपने को आसान बनाना है चीज़ों को, ठीक है, टिपिकल नहीं पढ़ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी पाइप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पाइप, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके यार इसकी फिगर आप है ना एक बार उससे देख लेना बुक से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरी ड्राइंग बेकार है, मैं ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग बना नहीं पाता हूँ,
ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया। ओके, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मैंने मान लिया इस प्लेट के अंदर ही है, ठीक है, जैसे कि ये कोई वो है, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा एरिया प्लेट ले ली, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कोई मेज होगी, उसके अंदर ड्रॉर होता है ना, वैसा ही, ठीक है, उसको एक वैसे मानना, और ड्रॉर को आप बाहर खींच रहे हो, अंदर खींच रहे हो, तो वो ऐसा चीज़ है वो। ओके, तो ऐसा हमने एक एरिया मान लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ आपको, लिख लो कि लेट अस कंसिडर अ प्लेट और सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी, क्या यूज होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। ओके, सेम एरिया का मान लेते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पतला बनाने की कोशिश इसलिए की ताकि थोड़ा सा अलग दिखे, समझ में आए, ठीक है। पूरे एरिया का मानेंगे। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक। देयर इज अ पॉइंट P, there is a point P at which we have to find the net electric field. Okay, तो एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे P की डिस्टेंस नहीं दी है क्या? नहीं दी। क्यों नहीं दी? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। जो पॉइंट P है वो कितना भी डिस्टेंस पर हो, कोई फ़र्क नहीं पढ़ सकता उससे, ठीक है। देखते हैं कैसे। ओके, तो देखो जब यहाँ से हम काम वही करना है जैसे फील्ड पहले करी थी हमने। पॉइंट पी पे फील्ड कितनी होगी? ई इंटू ए होगी। कितनी होगी? ई इंटू ए। लेकिन जरा ध्यान दो, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट थी भाई, ठीक है, यदि मैं इसको चार्ज करूंगा क्यू से, ठीक है, तो क्या ये इसका एक ही एरिया, एक ही सरफेस इसकी चार्ज होगी? क्योंकि दो जो प्लेट होती है उसकी कितनी सरफेस होती है? दो, है ना। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो, है ना। तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लेट है, यदि मैं इसको चार्ज करूँगा तो ऐसा थोड़ी है कि चार्ज एक ही सरफेस पे रहेगा, दूसरी सरफेस पे नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरी सरफेस पर भी जाएगा। यदि ये कंडक्टर है तो यदि चार्ज मैं करूँगा तो दोनों सरफेसेस इसकी चार्ज हो जाएंगी, इधर वाली भी और उधर वाली भी। क्लियर है? ठीक है। तो यदि मैं किसी पॉइंट पे फ्लक्स फाइंड करना चाहूँगा तो क्या केवल एक ही सरफेस की वजह से होगा? क्या एक ही सरफेस की वजह से होगा क्या? नहीं भाई, जब दोनों पे चार्ज है तो दोनों फील्ड पैदा करेंगे, और दोनों फील्ड पैदा करेंगे तो दोनों की वजह से फ्लक्स भी होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा इन टर्म्स ऑफ फील्ड वो होगा, ओके, यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज प्लेट हैज टू सरफेसेस, ठीक है, सरफेसेस। ओके, इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के हिसाब से क्या होगा भाई? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? बस सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ या ना, जल्दी बोल दो भाई, कितना होगा? चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई प्लेट पे कितना चार्ज था हमें क्या पता? हमें क्या पता कितना चार्ज है? हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि भाई प्लेट है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? चार्ज डेंसिटी है कितनी है? वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? कैपिटल है। दैट्स इट। ओके, तो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया था कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। लेट्स पुट द वैल्यू इक्वल टू ईच अदर। 2e a इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए मर गया और e की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा।
ओके, क्लियर है? बहुत सही, क्लियर होगा भी, यहाँ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, तो आसान था ये भी। चलिए अब हटा दो उसको। अब तीसरा देखते हैं, आखिरी डेरिवेशन। ओके, आखिरी डेरिवेशन किस चीज़ पे भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट लिख दे रहा हूँ, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, at any point due to a charged shell, due to a charged shell लिया मैंने यहाँ पे। ओके, याद रखना। तो एक शेल है, ठीक है, जिसका ये सेंटर है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, अब देखो जो पॉइंट है जिस पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ वो दो जगह हो सकता है, एक तो बाहर, एक अंदर। हाँ या ना, जल्दी बोल दो। तो दोनों के लिए हम देखेंगे, ठीक है। बाहर हमें मिलेगा, अंदर हमें जीरो मिलेगा। क्यों होगा वही बताऊंगा। देखिए, शेल दिया है मैंने, शेल का मतलब है यहाँ पे कोई सरफेस है क्या? नहीं, केवल और केवल सरफेस कहाँ पे है? जो आप बाउंड्री पे देख रहे हो, जो लाइन ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप, वही क्या है हमारा, जहाँ पे ही है मटेरियल। अब चार्ज को क्या चाहिए? मटेरियल। चार्ज किस पे चढ़ेगा? मटेरियल पे। तो चार्ज कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ठीक है, सरफेस पर। क्लियर है इतना? ओके, चलिए ये सेंटर है। हमने मान लिया कोई पी पॉइंट है आउटसाइड में, ये कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पे भी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। कैसी सरफेस? गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। ओके, तो इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ मैं। चलो छोड़ो, कितनी देर लगी है। लेट अस कंसीडर अ शेल, चार शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है। क्यों लिया? क्योंकि शेल के पास वॉल्यूम नहीं है। शेल के पास जो वॉल्यूम मटेरियल के पास है वो केवल और केवल सरफेस एरिया है, क्योंकि अंदर से वो कैसा है? खोखला, अंदर मटेरियल नहीं है। इसके लिए हम वॉल्यूम ले तो सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉल्यूम यदि लेंगे तो उसके अंदर जो मटेरियल है जो होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए शेल लेंगे, शेल का क्या लेंगे? सरफेस एरिया लेंगे। उसके पास सरफेस एरिया है, अंदर मटेरियल थोड़ी, अंदर तो हवा है यार, या स्पेस है। ठीक, तो चार्ज डेंसिटी अपन लोगों ने लिया है सिग्मा और रेडियस ले लिया है कैपिटल आर। ठीक है, ओके। नाउ अपन लोग बोल देते हैं देयर इज अ पॉइंट पी, ओके, एट विच we have to calculate E. Okay, so in order to calculate capital E, let's assume a Gaussian surface of radius स्मॉल आर। ठीक है, और जो सरफेस हमने लिए वो कैसा लिए? स्फेरिकल लिए। तो अपन लोग इसको कह देते हैं कि गॉसियन स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर ले लेते हैं, गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ओके, नाउ काम खत्म अपना, यहाँ पे थ्योरी खत्म। ओके, अच्छा, ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें पहला पार्ट है जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, तब का है। तो देखिए जरा, 5P कितना हो जाएगा? 5P कितना होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। कितना होगा सरफेस एरिया? एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। कितना होता है? r²। तो स्मॉल r²। क्यों लिया मैंने स्मॉल r²? क्योंकि मुझे फ्लक्स कहाँ तक का देखना है? यहाँ तक का देखना है, तो यहाँ तक का एरिया लूँगा मैं पूरा। हाँ या ना? सही, बहुत बढ़िया।
चलिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है आपका कि फाई पी इक्वल टू क्या होता है, फाई पी होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना होगा यहाँ पे, चार्ज कितना होगा, ओहो चार्ज कितना होगा भाई, सिग्मा इंटू 4 पाई तो आंसर स्क्वायर आएगा। कौन सा, स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल आएगा। कौन सा आएगा, कैपिटल। क्यों 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 भाई, चार्ज किसके पास है, शेल के पास है या गैसियन सरफेस के पास है, बोलो। चार्ज किसके पास है, शेल के पास है। किसके पास है, शेल के। तो चार्ज डेंसिटी यदि हम ले रहे हैं तो उसमें जो आप एरिया लोगे वो कहाँ लोगे, अरे एरिया जो लोगे वो शेल का लोगे। किसका लोगे, शेल का। तो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं फिगर को हटा दे रहा हूँ। फिगर उतारी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतार देना बैक जाके। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। ओके, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या कर दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट गया। ई की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। सबसे पहले हमने फ्लक्स लिया किसके हिसाब से, जो बेसिक फॉर्मूला है इंटू ए के हिसाब से। ठीक है, ए कितना है, स्फीयर का सरफेस एरिया लेना था। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिया क्योंकि गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किसका लिया भाई, उसके बाद हमने लिया भाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अपन लोगों ने चार्ज कहाँ तक का लेंगे, केवल शेल तक का। तो शेल तक का जो चार्ज डेंसिटी थी इनटू उसका एरिया। ओके, उसका एरिया कितना होगा, शेल का एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो हमने ये कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल कर दिया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल आर कैपिटल आर आ गया आपका आंसर फटाक से। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, हो गया। चलिए हटाइए इसको। अब देखो थ्योरी वही है, थ्योरी वही है। आप क्या कर सकते हो थ्योरी में, एक जगह चेंज कर दो। ओके, पॉइंट पी एट द रेडियस आर, लास्ट में लिख देना यहाँ पे कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से इनसाइड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इनसाइड का। ओके, चलिए, तो थ्योरी वही रहने वाली है, चीज़ें बस कुछ बदलेगी। अब देखो, अब इनसाइड का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इनसाइड का। तो यहाँ पे भी साइन चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गया साइन चेंज। ओके, दूसरा डेरिवेशन अलग है, ये है सेंटर हमारा, ये हमारी कैपिटल आर हो गई। ठीक है, इस पर हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके अराउंड मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो ध्यान से, एट पॉइंट पी। हाँ, तो जरा ध्यान से देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लगा देते हैं क्या बोलते हैं इसको, 5 क्या होगा, ई इंटू ए, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता कितना है, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब गॉस लॉ से करते हैं, किससे, गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या बोलता है, 5p कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा मेरे को बताओ, हमने क्या बोला था गॉस लॉ में, हमने क्या बोला था जब सिग्निफिकेंट आज हमने सबसे पहले पढ़े थे, लेक्चर शुरुआत करते ही हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला था कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा केवल और केवल गॉस लॉ में वो यूज़ होगा, हाँ या ना। आई सेड only the charge which is inside the Gaussian surface that will only use in the formula of Gauss law. ओके, उसके अलावा कोई और यूज़ होगा नहीं। अब जरा मेरे को फिगर देख के बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। क्यों, चार्ज तो यहाँ बाउंड्री में है भाई,
चार्ज कहाँ पे है? बाउंड्री में है। अंदर क्या है? कुछ नहीं। अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। इसलिए फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0 के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 वर्टू इक्वेशन नंबर 2, बस यही पेज है, यहाँ पे यही समझना है। ओके, यहाँ पे लिख भी लो चाहे, याद रहेगा बाद के लिए। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द Gaussian surface. There is no charge inside the Gaussian surface. If there is no charge inside the Gaussian surface, then equation 2 will be equal to 0, and then we going to equate the equation number 1 and equation number 2, that it E into 4 pi small r square equals to 0, and that will come equal to 0. Oh, there is no electric field inside the shell. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? चार्ज ही नहीं भाई, चार्ज ही नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे क्या चीज़ है। ओके, तो भाई ये हो गई हमारी थ्योरी खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। ओके, ले लिया होगा, काम खत्म कर लेना। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। एक भी टॉपिक बचा नहीं है। अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है? न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के हिसाब से अब मैं कल को आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ अच्छे से, कुछ बढ़िया से और कुछ टिपिकल से। एडवांस का क्वेश्चन भी कराने की सोचूंगा या नहीं, अभी नहीं कराता, 1-2 क्लास के बाद कराऊंगा। जेईई एडवांस का क्वेश्चन 1-2 क्लास के बाद होगा। फिलहाल कल से आपके कुछ बोर्ड के न्यूमेरिकल होंगे कल, फिर जेईई के और नीट के न्यूमेरिकल होंगे, फिर देखेंगे एडवांस का न्यूमेरिकल। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से रट डालो, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन।